और वक्त है दहाड़ का। दूसरे चरण के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी के एक स्टेटमेंट को लेकर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान के बांसवाड़ा और आज यूपी के अलीगढ़ में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाए। पीएम ने कहा कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वो जनता की संपत्ति को लेकर उन लोगों में बांट देगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बात कांग्रेस का घोषणा पत्र कह रहा है। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक बयान का रेफरेंस भी दिया, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यक समुदाय का है। मनमोहन सिंह ही नहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले हैदराबाद की एक रैली में कहा था, जितनी आबादी उतना हक। बहरहाल पीएम के स्टेटमेंट के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है और कांग्रेस ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी कर दी है। आइए सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री के उस स्टेटमेंट को सुनवा देते हैं जिसको लेकर सियासी संग्राम छिड़ा है। इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। और आइए कुछ सवालों का जिक्र कर देती हूं और उसके बाद मेहमानों का एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवाऊंगी। पहला सवाल ये रहेगा जिसके साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। दूसरे दौर की लड़ाई मंगलसूत्र पर आ गई है। मोदी ने मंशा समझा दी तो कांग्रेस इस पर बौखलाई क्यों है? मैनिफेस्टो में लिखी हुई बातों से कांग्रेस को अब आखिर ऐतराज क्यों? अर्बन नक्सल वाली सोच पर जनता क्या चोट करेगी? और मनमोहन सिंह के पहले हक की बात पर कांग्रेस को अब एतबार नहीं है क्या? मेहमानों का खास पैनल धनंजय गिरी जी के साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस के नेता अब से थोड़ी देर बाद हमें ज्वाइन इन कर लेंगे। आकाश मुनि जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। राकेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। संजय मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए बहस की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल धनंजय गिरी जी आप ही के साथ आते हुए कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी प्रधानमंत्री मोदी को कि मनमोहन सिंह का एक 18 साल पहले का बयान साल 2006 2024 के चुनाव में उसको उठाना और उसके सेंट्रिक दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले एक डाइवर्जन पैदा करना, इसकी क्या जरूरत बीजेपी को या प्रधानमंत्री मोदी को आ पड़ी है?
देखिए पूर्णिमा जी, प्रधानमंत्री के श्वासों में राष्ट्र धड़कता है। राष्ट्र की गांव गरीब किसान नौजवान उनकी पीड़ा के केंद्र में, उनकी चेतना के केंद्र बिंदु में है। प्रधानमंत्री की बातें शुरू में कड़वी लग सकती है, पर कालांतर में वो राष्ट्र के लिए सही मालूम पड़ती है। आप जो राहुल गांधी या कांग्रेस कह रही है, पहले मनमोहन सिंह ने क्या कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अल्पसंख्यकों का, स्पेशली मुसलमानों का, और इसके पिताजी ने क्या किया था। जब आज जुडिशियरी की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने बहन साहबानों के साथ न्याय किया था, पूरा उसको पार्लियामेंट में पलट दिया था। तो क्या उसमें क्या किया था। आज बहनों को 3 तलाक से मुक्ति दी गई है, तो कह रहे हैं कि शरिया का कानून वापस ला देंगे। मुसलमानों का हक की बात कर रही है। हमने तो जितनी योजनाएं, 4 करोड़ घर बने, 12 करोड़ किसान सम्मान निधि गई, 12 करोड़ इज्जत घर बने, जितनी तरह की सुविधाएं हैं, रेल, सड़क, पुल, पुलिया बन रहा है, 80 करोड़ लोगों को अन्न दिया जा रहा है, तो उसमें तो किसी की जाति, वर्ग, संप्रदाय नहीं पूछा जा रहा है। आप कहिए कि इस देश के गरीबों का उत्थान करेंगे, इसमें कोई दिक्कत बात नहीं। हम मुसलमानों का करेंगे, ऐसा क्यों? कांग्रेस का भूत बार बार उसी डाल पर क्यों जाता है? क्योंकि वो अपने आप को उसके बिना अधूरा पाता है। कांग्रेस जब सत्ता में रहेगी तो आप इमरजेंसी लगाएगी, और जब विपक्ष में रहेगी तो संविधान बचाएगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम सर्वे करेंगे, तो पहले तो जो सब आजादी की लड़ाई लड़ने वालों का श्रेय और क्रेय दोनों खा रहे हैं। 5,000 करोड़ का नेशनल हेराल्ड की पूरी संपत्ति 50 लाख में माँ बेटा गटक जा रहा है, और जिसके लिए न्यायालय से वो बेल पर चल रहे हैं। कम से कम उसी संपत्ति को बांट दे गरीबों में। लेकिन एक समय इंदिरा गांधी ने कहा गरीबी हटाओ, कांग्रेस के तमाम नेता अपनी अपनी गरीबी हटाने में लगे, और उन लोग सब लोग ने अपनी अपनी गरीबी हटाने लगे। मामला देश का था, लेकिन हमारी सरकार आती है तो हम गांव गरीब किसान नौजवान की, इस देश की आम जन की पीड़ा से जुड़ते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के किए गए सारे वादे आज कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट भाई, ये कॉर्पोरेट कब पैदा हुए? टाटा, बिरला, जीन प्रेम जी, अंबानी कब आए? कांग्रेस के शासनकाल में आए, तो उस समय आपको ठीक लगते थे, और जब आप विपक्ष में जाते हैं तो खराब लगते हैं। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, ये बिल्कुल नहीं। लेकिन इस दोगुले चरित्र में कांग्रेस की, जिसकी आप धनंजय जी बात कर रहे हैं, फिर उसमें आपका सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म भी तो उभर कर सामने आता है। कैसे, वो मैं आपको जरा समझाने की कोशिश करूंगी। चंद्रमोहन जी जुड़ेंगे तो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, लेकिन इसके बाद संजय जी जो धनंजय जी कहेंगे उसका काउंटर आपसे लेना चाहूंगी। क्या कहा था 18 साल पहले मनमोहन सिंह ने? उन्होंने ये कहा कि मेरा ऐसा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं कृषि, सिंचाई, जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में निवेश के साथ ही SC, ST, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों का उत्थान है। हमें ऐसी नई योजनाएं बनानी होंगी जिसमें अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिमों को विकास में समान भागीदारी मिल सके। देश के संसाधनों पर उनका पहला हक होना चाहिए। तो इसमें आपने मुसलमानों की तो बात कर दी कि उनको समान भागीदारी और देश के संसाधन पर पहले हक की बात मनमोहन सिंह ने की, लेकिन इसमें आपने SC, ST, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाएं और बच्चों के उत्थान की बात गायब कर दी। क्यों सर? क्योंकि इनके उत्थान की बात तो आप भी करते हैं। सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास की बातें तो आप ही लोग कर रहे हैं ना। तो मनमोहन सिंह ने भी तो इसमें इन लोगों का जिक्र किया था, क्या गलत किया? इस सवाल आप हमसे कर रहे हैं? जी धनंजय जी। नहीं, बिल्कुल। मैं अगर आप इंक्लूसिव बात करते हैं, सबकी बात करते हैं, हम लोगों ने भी तो कहा, प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और जितनी तमाम योजनाएं चलाते हैं उसमें कहां कहते हैं कि स्पेशली मुसलमानों के लिए? आपने सुना नहीं धनंजय जी, आपने सुना नहीं। मैंने पूरा स्टेटमेंट मनमोहन सिंह का आपको पढ़ के दिखाया। मैंने यही कहा कि ये सेलेक्टिव, आपने इसमें मुसलमान तो चुन लिया, आपने ये भी चुन लिया कि पहला अधिकार मुसलमानों का होना चाहिए, लेकिन इसमें उन्होंने SC, ST, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, आदिवासी, बच्चों, इन सब का भी तो किया ना सर? ने बिल्कुल किया, लेकिन लास्ट में कहा जब सबको कह ही दिया तो स्पेशल। अच्छा, इसके अलावा आप आइए, इसके अतिरिक्त आप आइए। तेलंगाना में कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में लिखा कि सारा कॉन्ट्रैक्ट हम मुसलमानों को देंगे। अब अभी आपने देखा भी स्टेटमेंट छपा हुआ है, और कर्नाटक में एक स्पेशल योजना लाई गई कि मुसलमानों को अगर आपको गाड़ी खरीदना है तो उस पर उनको सब्सिडी दी जाएगी। स्पेशली योजना लाई गई। अभी वहां के सिद्धारमैया का स्टेटमेंट है जो सारे अखबारों चैनलों पर आया कि मुसलमानों को उनके हक को दिला के रहेंगे। भाई रोका किसने है? 70 साल से शासन आपने किया। फिर ये स्पेशली एक घटना हो तो समझ में आए, लेकिन वो बार बार रिपीट की जाए, मैनिफेस्टो में लाई जाए, बार बार उसको कहा जाए, इसका मतलब कि कुछ न कुछ है।
कुछ न कुछ उसमें है, और ये लगातार हो रहा, लगातार किया जा रहा। जब साहबानों के लिए को न्याय दिलाने की जगह पर पूरा सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बेंचेस के फैसले को उलट दिया जाए, तो ये पता चलता है कैसा कुछ किया जा रहा है। जब ये राम मंदिर को काल्पनिक बताया जाए, जब सनातन पे हमला किया जाए, जब लगातार हमला पर किया फिर जाए, ताला भी तो खुलवाया गया था सर, वो भी चुप्पी तुष्टीकरण की कोशिश, वो भी तो तुष्टीकरण की कोशिश थी ना। आपने शाबानो केस का जिक्र किया धनंजय जी, आपने शाबानो केस का रेफरेंस दिया और आपने ताला खुलवाने, इन दो बातों का जिक्र किया। और ये मैं भी मानती हूं कि ये बीजेपी, ये एक कांग्रेस का एक स्टेप था उस हिंदू वोट बैंक की तरफ जाने का, ताकि उस हिंदू वोट बैंक में वो जा सके। बहरहाल बाद में वो राम मंदिर का मुद्दा आपकी तरफ से हिंदुत्व के मुद्दे के साथ जोड़कर आगे आपके मैनिफेस्टो में शामिल किया गया सर, लेकिन हाँ, फैजाबाद कोर्ट जस्टिस पांडे के आदेश से, जी बिल्कुल, फैजाबाद कोर्ट से आदेश हुआ था, बिल्कुल न्यायालय के आदेश से खुला था, बिल्कुल खुला था सर, कांग्रेस और भाजपा ने नहीं खोला, बिल्कुल खुला था सर। लेकिन उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई राम मंदिर के निर्माण को लेकर फैसला बनवाया आपके नेतृत्व में, आपकी सरकार थी, तो आपने उसका क्रेडिट लिया। ठीक उसी तरीके से कांग्रेस ने उसका क्रेडिट लेने की सब कोशिश की, कांग्रेस ने उसका क्रेडिट लेने की कोशिश किया। ये कह लीजिए, इसको पलट के रख देती हूँ सर, धनंजय जी, इसको पलट कर रख देती हूँ कि विपक्ष ने ये कहा कि बीजेपी ने इस मुद्दे को अपना राजनीतिक मुद्दा बना लिया है, इसको पलटकर इस तरीके से रख देते हैं। ठीक, हमने मैनिफेस्टो में लिखा, बिल्कुल सर, लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि राम मंदिर का मुद्दा कभी भी राजनीति का मुद्दा नहीं बन सकता। यह प्रधानमंत्री ने खुद कहा है सर, ये प्रधानमंत्री का खुद का स्टेटमेंट है। संजय जी धनंजय जी, बस आ रही हूँ आपके पास, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। संजय जी, आपके पास आते हुए मुझे ये बताइए कि आखिर पहला अधिकार मुसलमानों का ही क्यों? और जब ये बात खुद मनमोहन सिंह ने एक समय पर की, तो आज उसको लेकर बैकफायर क्यों कर रहे हैं? इतना बौखला क्यों गई भाई कांग्रेस? उन्हीं का बयान था ना जिसका जिक्र किया। नहीं, बौखलाने की आवश्यकता है पूर्णिमा जी। कैसे? सबसे पहली बात तो ये कि आज हमारी जो भारतीय जनता पार्टी और देश में जो सशक्त प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, 10 साल शासन करने के बाद जब वो जनता के बीच जाते हैं, फिर भी कांग्रेस का रोना क्यों रोते हैं? इन्हें आज बताना चाहिए था कि मैंने अपने पिछले शासन 10 सालों में मैंने देश को ये दिया है। क्यों नहीं बता रही है भारतीय जनता पार्टी? देश के प्रधानमंत्री जी को ये चाहिए था कि हमने 10 वर्षों में क्या किया है जनता के लिए, ये बताना चाहिए था। ये बताना चाहिए आज जनता के बीच इनको जाकर के किस तरह से हमने आज देश में बेरोजगारी 65% पे पहुंचा दिया है, किस तरह से महंगाई आज चरम पे है, लोग परेशान हैं। आज किसानों से लेकर जो इन्होंने कहा, धनंजय जी ने जो कहा है कि सबका साथ और सबका विकास की बात भारतीय जनता पार्टी करती है और प्रधानमंत्री जी करते हैं, बिल्कुल ठीक है। पूरा देश ने देखा है कि आपने किस तरीके से किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने दिया, किसानों की मौत हुई, लेकिन आपने फिर भी उनको दिल्ली का दर्शन नहीं करने दिया। और फिलहाल उसके बावजूद भी आप देखिए, जो महिलाएं यदि रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, लेकिन आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। आज स्थिति कहां है? जो आप कह रहे हैं आप वो कर नहीं रहे हैं। हर बार क्या होता है कि जब भी हम किसी एक मुद्दे पर चर्चा करते हैं तो उसको घुमाकर 3 से 4 चीजों पर ले आया जाता है। ये हमेशा से देखने को मिला है। लेकिन कांग्रेस ने क्या तुष्टीकरण की राजनीति 70 सालों में नहीं की? इस बात का जवाब आप बहुत बेहतर तरीके से सर जानते हैं। और दूसरा, मैं कहती हूं कि अगर मनमोहन सिंह ने कह दिया कि पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो मुझे जरा ऐसे 3 काम बता दीजिए जो कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए चलाई गई योजनाओं के जरिए किए। पूर्णिमा जी, सिर्फ 3 बताइएगा सर। नहीं, मैं उस पे नहीं, ये सवाल नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ, बिल्कुल, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि उनकी सरकार यूपीए के काल में कौन कौन से ऐसे काम किए जो मुस्लिम सेंट्रिक रहे और उनके लिए योजनाएं चलाई। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अपने आप में एक सवाल गलत है। क्यों? किसी भी पार्टी पे यदि बीजेपी कहती है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है और सिर्फ किस पे? मुसलमानों पे, तो आप एक देख लीजिए कि कांग्रेस मुसलमानों को तुष्टीकरण कर रही है। ने ना सर, मैं नहीं कह रही, मैं मनमोहन सिंह तो हूं नहीं। मनमोहन सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया, तो मतलब उनके जहन में होगा, उनकी नीति भी होगी, उनकी नियत भी होगी। इसीलिए तो मैंने पूछा कि मुझे 3 काम बता दीजिए जो यूपीए काल में मुसलमानों को लेकर किए गए हों। क्योंकि अभी मैं धनंजय जी से पूछूंगी ना कि मुसलमानों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने, उनकी सरकार ने अलग से कैसी योजना चलाई, फिर चाहे हज की सब्सिडी को लेकर बात हो या अन्य योजनाएं, तो वो 10 गिना देंगे सर, अभी 10 गिना देंगे वो। इसलिए मैंने कहा 3 मुझे योजनाएं बता दीजिए जो कांग्रेस ने यूपीए काल में मुस्लिमों के लिए चलाई। मैं एक जवाब है इस बात का कि कांग्रेस का कोई भी वो निर्णय जो धार्मिक आधार पे लिया गया हो या जातिगत आधार पे लिया गया हो, मुझे नहीं दिख रहा है। क्यों? मैं राहुल गांधी नहीं जनता पार्टी बिल्कुल नहीं किया, नहीं बिल्कुल नहीं, राजीव गांधी का वो निर्णय
राजीव गांधी का वो निर्णय गलत हो सकता है, आपके नजर में गलत या सही का निर्णय आप करते रहिए, भारतीय जनता पार्टी के नजरिए में वो नहीं गलत तो ये हो रुक सकता गए है। क्या उसके बाद? लेकिन मैं ये कह रहा हूं उसके बाद इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की पूर्णिमा जी, जिससे कैसे? तुष्टीकरण झलकता हो, कोई ऐसी बात नहीं की उसके बाद? देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर कौन सा ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होगी और कौन सा ऐसा नेता होगा जो तुष्टीकरण करेगा, वो भी मुसलमानों पे, पूरे हिंदुओं को छोड़ करके? 80% की संख्या को छोड़कर कौन तुष्टीकरण करेगा? यहाँ पे सिद्धांत की लड़ाई है। सिद्धांत क्या है? भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं के ऊपर राजनीति करनी है, इन्हें मुसलमानों से नफरत हो सकता है, और कांग्रेस इन्हें कांग्रेस को किस पर करनी है? सब पे करनी है, सब पे किस पे करनी है? 140 करोड़ पे करनी है। 140 करोड़ पे विपक्ष राजनीति करता है पूर्णिमा जी, आप देख लीजिए। लेकिन ये क्या कहते हैं कि सपा भी तुष्टीकरण कर रही है, बसपा भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, टीएमसी भी कर रही है, यानी देश की जितनी पॉलिटिकल पार्टी है वो सिर्फ मुसलमानों की तुष्टीकरण में लगी हुई है और हिंदुओं की तुष्टीकरण में। तो फिर तो धनंजय जी, फिर तो इस हिसाब से धनंजय जी, सबसे ज्यादा मुस्लिमों को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति, तो फिर अगर इस लिहाज से मैं देखूं और जो संजय जी कह रहे हैं, मैं अगर उस आधार पर बात करूं तो सबसे ज्यादा मुस्लिमों को लेकर तो तुष्टीकरण की राजनीति आप करते हैं, फिर कैसे आप हिंदुओं की पार्टी हो गए? कैसे आपका हिंदुओं का वोट बैंक है, आप उनको केटर करते हैं? कैसे हो गया ये, फिर बताइए जरा। पूर्णिमा जी, हम तुष्टीकरण की नहीं, संतुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने जब 2004 में सरकार छोड़ी थी, भारत 11वीं अर्थव्यवस्था था। नरेंद्र मोदी जब 2014 में सरकार प्रधानमंत्री बनते हैं तो भी भारत 11वीं अर्थव्यवस्था होता है, जो 10 साल के बाद आज भारत की 5वीं अर्थव्यवस्था है। तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। 16,03,448 करोड़ का जो 2013 का बजट था, आज 45,06,627 करोड़ का बजट है, लगभग 3 गुना। 12 करोड़ किसान सम्मान निधि की कमी, 12 करोड़ विद्युत घर बने, 4 करोड़ किसानों के घर बने, 120 सैटेलाइट लॉन्च हुए, 360 यूनिवर्सिटियां बनी है, 400 मेडिकल कॉलेज। नहीं, आपने कहा ना कि उन्होंने 10 साल में अपने कामों का जिक्र करना चाहिए, वो 10 साल में अपने कामों का जिक्र करने लगे, 10 साल में वो अपने कामों का जिक्र करने लगे। उन्हीं सवाल है। यदि भारत यदि तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, यदि हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है, तो आप ये बताइए कि आम जनमानस के जीवन में क्या फर्क पड़ा? 5 किलो राशन 80 करोड़ लोगों को आपको क्यों देना पड़ा? ये मैं काउंटर करना चाहता हूं इनसे कि इनके पास कुछ भी नहीं है, इन्होंने काम नहीं किया। ठीक है, इनका जवाब ले लेती हूँ। धनंजय जी, इसी पॉइंट पर जवाब दीजिएगा सर। बिल्कुल, मां काशीपुराधीश्वरी, मां अन्नपूर्णा की ऐसी कृपा है कि कांग्रेस के राज में जो गेहूं सड़ा करके एफसीआई एक रैकेटियर चलते थे उस पर और उसको बेचा जाता था, मतलब हम उस अन्न उत्पादन को आम जनों तक पहुंचा रहे हैं। वो जी जरूरतमंद जो लोग हैं, एक कोरोना काल में एक स्कीम शुरू की गई और अन्न का हमारे पास प्रचुर भंडार है। दूसरी बात, अगर अन्न का भंडार नहीं तो कहीं से इंपोर्ट करके क्या कि उंगली हिलाने से अन्न नहीं आ रहा है। इस देश का किसान मजबूती के साथ अन्न पैदा कर रहा है, सरकार की नीतियां पैदा कर रही है और तब जाकर उसको दिया जा रहा है। दूसरी बात पूर्णिमा जी, आप क्यों दिया जा रहा है, ये सवाल है, दिया क्यों जा रहा है? एक हैप्पीनेस इंडेक्स आया था, जरूरत है दिया जा रहा है, गरीब को दिया जा रहा है। जरूरत है इसका मतलब 5वीं अर्थव्यवस्था नहीं है, मैं यही कहना चाह रहा हूं। यदि जरूरत है 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन का, मतलब आप 5वीं अर्थव्यवस्था नहीं है, आप फर्जी अर्थव्यवस्था में झोंक रहे हैं देश को। यदि आपकी अर्थव्यवस्था 5वीं तो आपके हिसाब से संजय जी सुनिए, एक मिनट धनंजय जी एक सेकंड। संजय जी, फिर इसका मतलब तो ये है, एक मिनट सर, एक मिनट, हम कितनी बड़ी एक धनंजय जी एक सेकंड, धनंजय जी प्लीज मुझे 30 सेकंड जरा धनंजय जी दीजिएगा और उसके बाद राकेश शुक्ला जी आपके पास आऊंगी। लेकिन आप जो कह रहे हैं संजय जी, अगर मैं उसके हिसाब से समझूं तो मुझे तो ये समझ में आता है कि हम कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम कितना बेहतर कर रहे हैं, हमारी महंगाई दर क्या है, हमारी विकास दर क्या है, ये भी आंकड़े बीजेपी जारी करती है। इसका मतलब आपके हिसाब से तो है ना, बीजेपी जारी करती है। जितनी बड़ी बड़ी एजेंसीज है वो भी धता है, उनको कुछ नहीं पता, मैं कह रहा हूं आधार पर करती है। आप ये देखिए 70 रुपया से पेट्रोल 100 रुपया है कि नहीं है, महंगाई दर कैसे नीचे आ गया? आप डीजल का रेट बढ़ा हुआ है कि नहीं है, महंगाई दर कैसे नीचे आ गया? दाल जो सरसों का तेल अपने धनंजय जी 30 सेकंड में इसका जवाब दीजिएगा प्लीज सर, फिर मुझे राकेश जी और आकाश जी के पास जाना होगा। 30 सेकंड में सर प्लीज। पूर्णिमा जी, जिनको पता ही नहीं है कि वर्ल्ड इकोनॉमी में कौन जारी करता है डाटे, अब उनको बताइएगा। अब 2004 में सामने दिख रहा है, डाटा का क्या करे भाई? आप डाटा का क्या करे? बीच में बोलने की बीमारी है क्या? डाटा का लेकर क्या करिए बताइए ना। आपके मैं डाटा बता रहा हूँ ना आपको, क्या करे डाटा का लेके जो दिख रहा है सामने कि महंगाई आपने डीजल पे कम नहीं अरे किया, सावन के अंधे को कम भराई नहीं किया। दिखता है, सावन के अंधे को महंगाई का जवाब सुन लीजिए।
जब 2004 में सरकार हमारी गई 36 रुपए पेट्रोल था, 2014 में 76 रुपए था, कितना बढ़ा? 118%। आज 96 रुपए, कितना बढ़ा? 27%। तो महंगाई सापेक्ष होती है ना। महंगाई दर क्या हुआ? तो आप महंगाई दर अगर यूपीए काल की, अगर आप यूपीए काल की और बीजेपी एनडीए काल की अगर आप महंगाई दर कंपेयर करेंगे तो विकास दर भी करिए ना सर, विकास दर भी करिए कि कितनी रही। कंपैरिजन अगर करना है तो हर चीज का कीजिएगा ना, और आज 33% बढ़ा, हर तो चीज का करेंगे ना। लेकिन मेरा ये चर्चा का विषय संजय जी नहीं है, मेरा ये चर्चा का विषय नहीं है सर। सुनिए, जब भी कोई ऐसा मुद्दा उठता है मैं कहती हूँ कि आप ऑन करिए ना, क्या समस्या है? राकेश शुक्ला जी, अगर अपने मैनिफेस्टो में इन बातों का जिक्र किया है कांग्रेस ने, अगर मनमोहन सिंह ने इस बात का जिक्र किया था तो उसको कांग्रेस को ऑन करने में समस्या क्या? अगर राहुल गांधी अपनी रैली में जाके इस बात का फिर से जिक्र करते हैं तो अब इस पर इतनी कांग्रेस की नाराजगी क्यों नजर आती है? पूर्णिमा जी, दुर्भाग्य की बात यह है कि सभी राजनीतिक दल ये क्यों नहीं तय करते कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि समयानुसार उसका उपयोग करना इनको बाखूबी आता है। जब मौत का सौदागर कहा जाता है सोनिया गांधी जी की तरफ से तो उनके लिए फायदेमंद होता है। असादुद्दीन ओवैसी जी की तरफ से जब कहा जाता है योगी और मोदी नहीं रहेंगे, तब कोई भी उसका विरोध नहीं करता। और ये आपके सहारनपुर के जो अभी कांग्रेस के प्रत्याशी, उनकी तरफ से टुकड़े टुकड़े किया जाता है तो कोई नहीं करता। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि सभी दल ये क्यों नहीं तय करते कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करेंगे। मनमोहन सिंह जी की तरफ से जब 2006 में ये विषय उठाया गया तो कांग्रेस के इशारे पे ही प्रधानमंत्री का पूरा भाषण तैयार होता था। ये बिल्कुल सच्चाई है कि जितना ईमानदार चेहरा कांग्रेस के पास मनमोहन सिंह जैसा था, यदि उसका बाखूबी उपयोग किया जाता तो आज उन्हें ये कहने की आवश्यकता नहीं होती कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे पास कोई बेहतर चेहरा नहीं है। लेकिन जब वो बोले तो उन्होंने दलित, आदिवासी और मुस्लिम ये क्यों कहा? हिंदुओं में विभाजन और मुस्लिमों को लेकर एकीकरण की बात क्यों कही गई? हमें याद है, एक बार मैंने इतिहास की किताब में पढ़ा कि 1919 में जिन्ना ने कहा था कि कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही है कि वो मुस्लिमों को साथ लेके चलेगी या हिंदुओं को साथ लेके चलेगी। और मुझे लगता है 1919 से लेके आज हम 2024 में खड़े हैं, आज भी कांग्रेस ये स्पष्टता के साथ नहीं कर पा रही है कि वो किसको साथ लेके चलेगी। इसीलिए जितनी बार राजनीतिक मुद्दा बनता है उतनी बार कांग्रेस को बैक में जाना पड़ता है। और प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो विषय उठाया गया मनमोहन सिंह की तरफ से, आज वही विषय उसके लिए कहीं ना कहीं हानिकारक, घातक साबित हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने क्या किया? उन्हीं के मुद्दे को उठा के उन्हीं के सामने खड़ा कर दिया। आप आज भी ये तय क्यों नहीं कर रहे हैं कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करेंगे? और मुझे लगता है कांग्रेस को अभी भी संभलना चाहिए और ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करेंगे। और मुझे लगता है इसके चलते ही जो उसका वोट बैंक लगातार क्षेत्रीय दलों के पास जा रहा है, वो वोट बैंक कहीं ना कहीं घर वापसी करेगा। ठीक है सर, ठीक है। आपने जो सवाल उठाया उसी ठीक मोमेंट पर चंद्रमोहन शर्मा जी ने ज्वाइन किया। चंद्रमोहन जी, जो राकेश शुक्ला जी ने कहा, मुझे उम्मीद है कि आपने सुना होगा कि कांग्रेस ये तय ही नहीं कर पा रही कि उसको कौन से वोट बैंक को साथ लेकर चलना है। सबका साथ सबका विकास की बात तो आप करते नहीं है। रेफरेंस प्रधानमंत्री जी ने 2006 मनमोहन सिंह के बयान का दे दिया। तुष्टीकरण के आरोप बीजेपी आप पर लगाती है तो आप कहते हैं कि नहीं, असली ध्रुवीकरण तो बीजेपी करती हुई नजर आती है। लेकिन अब उस मुद्दे को ऑन करने की बजाय आपको ऐसा क्यों लगता है कि उससे आपको दूरी बना लेनी चाहिए? सबसे पहला अधिकार संसाधनों पर मुसलमानों का हो, इसको किसी धर्म के एंगल से देखने की क्या जरूरत कांग्रेस को? देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो देश के एक मुखिया जो देश का परिवार का हेड है, अगर वो 10 साल के अंदर परिवार का हेड रहे और अपने परिवार को 10 साल चलाने के बाद भी वो इतनी दयनीय स्थिति में हो और वो पुरानी सरकार के किसी हवाले को दे, तो उससे ज्यादा दयनीय प्राइम मिनिस्टर दुनिया में नहीं हो सकता। पहला। अब आती है कि कांग्रेस बिल्कुल तुष्टीकरण की नीति नहीं अडॉप्ट करती। तुष्टीकरण का सारा कौन करती है? भाजपा लेती है। अगर 10 साल में आप काबिल प्राइम मिनिस्टर थे, 10 साल में भाजपा एक काबिल सरकार थी, तो उसको पुरानी परिस्थितियों का हवाला देके आज की स्थिति के ऊपर कोई बात नहीं करनी चाहिए। तो तीसरा, किसी भी तरह से मनमोहन सिंह जी का वो बयान तुष्टीकरण पर आधारित ही नहीं है। उन्होंने संविधान के लेख के ऊपर संविधान को मानते हुए देश के हर व्यक्ति को, हर समुदाय को उसके अंदर जोड़ते हुए बात कही, जिसका
इस्तेमाल भाजपा मुझे उस बयान में बहुसंख्यक तो न दिखाई दिया ना सुनाई दिया सर। बहुसंख्यक क्या समाज का हिस्सा नहीं है? संविधान में उनके पास बराबरी के अधिकार नहीं है? देश के अंदर आदिवासी, अनुसूचित जनजाति और बिल्कुल है, बिल्कुल है। और पूरा बयान मैंने धनंजय जी को पढ़कर बताया जो कहा उन्होंने, लेकिन उसकी अंतिम लाइन क्यों सर? अंतिम लाइन ये क्यों कि पहला अधिकार मुसलमानों का होना चाहिए? पूर्णिमा जी मैं सुना देता हूं, अगर आप कहोगे तो। अरे सर मैंने सुन लिया, पढ़ लिया, आपने लेट ज्वाइन किया, मैंने उसका जिक्र भी कर दिया, मैंने उसका जिक्र भी कर दिया सर, आप थोड़ा लेट आए। मैं बता रहा हूं, मनमोहन सिंह जी के बयान में उन्होंने बोला कि ये संविधान के ऊपर अनुसूचित जनजाति सर मैंने एग्जैक्ट वर्बेटम पढ़ के चंद्रमोहन जी बताया, उन्होंने सबके लिए दिया। चंद्रमोहन जी मैंने वर्बेटम बताया जो कहा मनमोहन सिंह ने, उसमें इसका भी जिक्र है जो आप कह रहे हैं, मैंने वही कहा आपसे। और इसके बाद इसके साथ एडिशनल क्वेश्चन ले लीजिए। मुझे ये बताइए कि अगर मुसलमानों पर पहला अधिकार होना चाहिए सारे संसाधनों का, मनमोहन सिंह के हिसाब से यूपीए काल में 3 ऐसी योजनाएं बता दीजिए जो मुस्लिम सेंट्रिक आप लोगों ने चलाई हो सर। देखिए जब हमने कहा ही नहीं तो हम कैसे कह देंगे? कहा ना सर, कहा आपने, आप कह रहे हैं। आपने आदिवासियों का जिक्र किया, आपने एससी एसटी, आपने दलितों का जिक्र किया, आपने महिलाओं का जिक्र किया, आपने बच्चों का जिक्र किया, उसके बाद अलग से मुसलमानों का जिक्र किया मनमोहन सिंह ने। सर कौन सी 3 योजनाएं चलाई आपने? देखिए अगर आपने एक एजेंडा चला के बात करनी है, जब आपने एक अरे एजेंडा मैंने नहीं चलाया, मनमोहन सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया, आप उस अच्छा एक सेकंड चंद्रमोहन जी अच्छा क्लियर कर दीजिए, एक बात क्लियर कर दीजिए। आप ये कह रहे हैं, क्लियर कर दीजिए सर, आप ये कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह के स्टेटमेंट में ये लाइन थी ही नहीं कि उन्होंने कहा कि पहला संसाधनों पर अधिकार मुसलमानों का होना चाहिए, ये लाइन उनकी नहीं थी, आप मना कर रहे हैं चंद्रमोहन जी? बिल्कुल नहीं थी, उसमें नहीं थी उनकी लाइन कि मुसलमानों को देगा। उन्होंने मेरी बात बताइएगा संजय जी, थी या नहीं? बस हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, ये अंतिम लाइन थी या नहीं थी? संजय जी थी या नहीं थी अंतिम लाइन? ना एक मिनट, मुझे ये बताइए कि ये लाइन थी या नहीं थी? नहीं उनकी बात अरे सर बताइए ना, धनंजय जी जब कहते हैं तब तो आप बीच में करते हैं इंटरफेयर। मैंने आपसे पूछा कि मुझे कंफर्म कर दीजिए ये बात वही बोल रहे हैं, थी या नहीं थी? चंद्रमोहन जी स्पष्ट बोलते हैं और शायद है या नहीं थी ये बताइए मुझे लाइन। अरे तो मैं बोल तो रहा हूं, मुझे बोलने भी देंगे, वही तो कह रहा हूं मैं, बोल रहे हैं। अब आप इस पर जवाब नहीं देंगे, मुझे पता है, बोलिएगा चंद्रमोहन जी। देखिए ऐसा है, आप पूरा बयान को सुनिए। मनमोहन सिंह जी ने जो दिया था उसमें अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों का जिक्र करा, जो संविधान के दायरे के अंदर, संविधान की परिपाटी के अंदर एक देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय के मुख्यमंत्री को कहा था कि राजा का धर्म है सबको साथ लेना और राजधर्म निभाना, और उस समय के मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि हम राजधर्म निभा रहे, जबकि वो राजधर्म नहीं निभा रहे थे, और उन्हीं के देश के प्रधानमंत्री ने उनसे कहा था कि राजधर्म निभाना ये संविधान सिखाता है। तो ये बात मनमोहन सिंह जी से नहीं, ये नरेंद्र मोदी जी से पूछिए और धनंजय गिरी से पूछिए कि क्या ठीक है, मैं उनसे पूछ लेती हूँ, मैं उनसे पूछ लेती हूँ, फिर उसके बाद आकाश मुनि में आपके पास आती हूँ। और आपको ये बताते हुए चंद्रमोहन जी, 2006 9 दिसंबर राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक, जिसमें मनमोहन सिंह का बयान जो आपने कहा और उसकी अंतिम लाइन जिसमें अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों को विकास में समान भागीदारी मिल सके, देश के संसाधनों पर उनका पहला हक होना चाहिए, ये लाइन थी। आप इसके बाद जाइएगा, इसको सुनिएगा और उसके बाद टीवी पर बैठकर ये क्लेम कीजिएगा कि ये लाइन शामिल नहीं थी मनमोहन सिंह के स्टेटमेंट में। अगर नहीं होती तो ये आज चर्चा नहीं हो रही होती सर। और उस दौरान भी विवाद हुआ था, जब 2006 में मनमोहन सिंह ने स्टेटमेंट दिया उस वक्त भी विवाद हुआ था। आज जब प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया तो फिर से इस पर विवाद हो रहा है। तब भी विवाद हुआ था, आज भी विवाद हो रहा है। और धनंजय जी फिर से मैं कह रही हूँ, ये 3 योजनाएं नहीं बता पा रहे यूपीए काल में जो इन्होंने मुस्लिमों के लिए चलाई हो। मुझे सिर्फ 3 योजनाएं कोई बता दे यहाँ पर बैठकर। अल्पसंख्यक वर्ग के ऊपर लाया गया, ये बात कही गई। धनंजय जी एक जाति एक धर्म की बात कर रहे हैं। ऐसा है कि कांग्रेस के कलंक छुपाने से नहीं छुप रहा, अपने प्रधानमंत्री के नीचे के स्टेटमेंट को वो गायब करना चाह रहे हैं। एक तरफ कह रहे दलित आदिवासी यानी कि हिंदुओं को बांटो और मुसलमानों को चाटो, मुसलमानों को मिला के रखो अपने साथ, और मुल्क से ज्यादा मुसलमान पसंद है। कांग्रेस की इसी अपीजमेंट की पॉलिसी ने मुसलमानों का भी कबाड़ा किया, सच्चा कमेटी की रिपोर्ट आई और देश का बंटवारा किया। इसके बाद भी कांग्रेस नहीं सुधर रही है और इसीलिए इस देश की जनता ने कांग्रेस को सुधारने का मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी आपको भूगोल में और कांग्रेस इतिहास में मिलेगी।
क्योंकि कुछ छद्म पेशधारी और मक्कार लोग जो ये कह रहे हैं, जो ये स्वीकार करने को नहीं तैयार है टीवी पर बैठ करके कि भाई जब महंगाई सापेक्ष थी 36 रुपए का 2004 का पेट्रोल और 2014 में अगर 76 रुपए था 118% बढ़ा, तो अभी मात्र 28% तो महंगाई बढ़ गई। नहीं, और इसका मेरे पास पूर्णिमा जी जो मैंने सवाल उठाए हैं इसका एक लॉजिक है मेरे पास। मिश्रा जी आप बहुत बदतमीज आदमी, मैं आपके सामने नहीं बोलता हूँ, प्लीज स्पीक एट योर ओन टाइम। मैंने इसका बोला बदतमीजी कर दी। और दूसरे के एकदम बहुत बदतमीजी है ये, और दूसरे के समय में बुलाने पर भी आप नहीं बोलते। धनंजय जी मैंने आपसे कूद के आ जाते हैं भाई साहब, मैं आपकी धनंजय जी उन्होंने आपसे सिर्फ बीच कुछ में नहीं बोला। इंटरफेयर किया, लेकिन सर मैंने सलमान आपसे सर कुछ ऐसी इंटरफेयर कोई नहीं बात किया, थी। और इसे कहते हैं ऐसी कोई- बदतमीजी। ऐसी कोई नहीं ठीक है सर, इसे इसको कहते हैं escalation- बदतमीजी। संजय जी इसको escalate के करिए, बीच में बुला रही है तो नहीं आ रहे हैं, इसे और कहते हैं हमारे बिना बदतमीजी बुलाए धनंजय मेहमान जी। की तरह चले आ रहे हैं। संजय जी, बिना escalate बुलाए करिए, मेहमान कोई की तरह चले आ रहे हैं। दूसरी बात, एक हैप्पीनेस इंडेक्स आया था, हाँ। उस हैप्पीनेस इंडेक्स में श्रीलंका भारत से बहुत ऊपर था, और उसके यहाँ कितनी हैप्पीनेस हुई वो देख लीजिए। तो इस विदेशी एजेंसियों का फर्जी डाटा और उस डीप फेक में और उस फेक स्टेट के ठीक है। कुछ चंद लोग जो ठीक उसके है। आड़ में चल रहे हैं, ठीक वो है। इस देश का यूएनडीपी का डाटा जिसमें 25 करोड़ लोग ठीक गरीबी है, रेखा के मुझे ऊपर आए, आकाश जी के पास उससे बाहर नहीं आए। एक बार आकाश जी के पास पहले मुझे जाने दीजिए। धनंजय जी मैं आती हूँ आपके पास। आकाश मुनि जी माफी चाहूंगी, थोड़ा देर से आपके पास आ रही हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री ने कह दिया कि ये जो तुष्टीकरण चलता था, तुष्टीकरण की फैक्ट्री थी, उस पर ताला लगा दिया हमने, अब ऐसा नहीं होगा। मनमोहन सिंह के बयान का वो जिक्र करते हैं, भले ही चंद्रमोहन जी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, इसको ओन ना कर रहे हो, मनमोहन सिंह ने जो अपने स्टेटमेंट के लास्ट सेंटेंस तक आते आते कहा था, लेकिन मेरी जितनी याददाश्त कहती है उसके बाद बाकायदा पीएमओ का एक स्पष्टीकरण आया, ये कहते हुए कि उनके बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया, जिसमें पीएम ने अल्पसंख्यकों के स्पष्टीकरण की बात की थी, लेकिन बाकायदा उनके स्टेटमेंट में मुसलमानों का भी जिक्र था। मैं बहुत ही लिबरल आइडिया के साथ आकाश जी आपके साथ में बात करना चाहती हूं। जब एक सरकार आज की कहती है कि योजनाएं सबके लिए होनी चाहिए, सबका साथ होना चाहिए, सबका प्रयास होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, तो उसमें एक धर्म के एंगल से ये बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक कैसे आ जाते हैं? और जो प्रधानमंत्री ने योजनाएं चलाई, जो बीजेपी की सरकार ने योजनाएं चलाई, क्या मुस्लिमों को उन योजनाओं का लाभ नहीं मिला है क्या? देखिए पूर्णिमा जी, दो तीन बातें कहना चाहूंगा आपको। पहला तो सेक्शन 123 जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कहता है कि ना कि रिलीजन के आधार पे, धर्म के आधार पे वोट नहीं मांगना चाहिए, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। और 2006 का जो स्टेटमेंट आप बात कर रही हैं, मैं उससे डिसएग्री करता हूँ, मैं उससे एग्री नहीं करता। पर मैं एक और तुष्टीकरण की बात आपसे बताना चाहता हूँ, और ये प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के बैठे हैं रिस्पेक्टेड, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ना कि आपके यूनियन मिनिस्टर थे विजय गोयल, 2015 में दिल्ली में इलेक्शंस होने वाले थे, विजय गोयल जी गए इमाम मौलाना सैयद अहमद बुखारी के पास हेल्प मांगने के लिए। ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्यों भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री जाता है मुसलमानों के एक पदाधिकारी के पास मुसलमानों के वोट के लिए? क्या ये तुष्टीकरण नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है, मेरे ख्याल से वो जवाब देंगे। और 10 सेकंड और लूंगा जी कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है उस पर बात करूंगा। ऑफ टाइम का रिपोर्ट है, देख लीजिएगा कि ये क्या रिपोर्ट उन्होंने दिया भारतीय जनता पार्टी के काम को। पर मैं आम जनता की बात करूं, 2018 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने वादे किए थे कि ना कि इंडिया विल बी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2022 तक। 2018 में उन्होंने वादा किया बुलेट ट्रेन हो जाएगा 2022 तक। 2019 में उन्होंने वादा किया कि नहीं फार्मर इनकम हो जाएगा डबल 2022 तक। ये अल्टीमेटम उन्होंने डिसाइड किया था, ऑपोजिशन ने नहीं डिसाइड किया था। 2019 में उन्होंने वादा किया था कि 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी सबको मिल जाएगी 2022 तक, और 2020 में बोला था कि ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टेड हो जाएगा 6.5 लाख गांव तक। ऐसा हुआ नहीं। तो ये टूटे वादों का पिटारा कैसा है? अच्छा एक बात बताइएगा आकाश जी, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब धनंजय जी आप देंगे, लेकिन आकाश जी ये बताइए कि उड़ान योजना किसके लिए चलाई गई? पूरे भारतीयों के लिए चलाई गई। हाँ सर, मुस्लिम छात्र छात्राओं के लिए चलाई गई और उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनके लिए फ्री कोचिंग की व्यवस्था उड़ान योजना के जरिए की जाती है। शादी शगुन योजना सर, मेरे पास 5-6 और योजना है नहीं मैं जो भारतीय जनता पार्टी ने ही मुसलमानों के लिए शादी शगुन योजना किसके लिए चलाई गई?
वह तो भारतीयों के लिए चलाई गई। सर, किसी शादी particular शगुन धर्म के योजना लिए नहीं चलाई गई। मुस्लिम लड़कियों को हायर एजुकेशन के लिए चलाई गई। उस्ताद योजना सर किसके लिए चलाई गई? देखिए आप मुस्लिम कारीगरों के लिए चलाई गई ताकि उनको और ज्यादा एक्सपर्ट बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जा सके। सीखो और कमाओ योजना किसके लिए चलाई गई सर? हाउ वुड आई नो द ऑल दिस? सर, मुस्लिम युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए ये योजना चलाई गई। ईदी योजना तो बता सकते हैं ना सर? ईदी योजना तो बता सकते हैं ना किसके लिए चलाई गई? ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम था सर जो मुसलमानों के लिए चलाया गया। नाउ धनंजय जी, कमिंग बैक टू यू, फिर से मैं आती हूं इस बात पर, जब सबका साथ सबका विकास की बात होती है तो ये योजनाएं जो आपने चलाई मुस्लिम सेंट्रिक, क्या इसका आधार तुष्टीकरण है या जो लोग पिछड़ रहे हैं जिनके पास संसाधन उपलब्ध नहीं है या जो स्टूडेंट्स हैं उनको, आ रही हूं आकाश जी, आती हूं तो ये उनकी बेहतरी के लिए आपने चलाई, इसको क्या कांग्रेस चाहे तो तुष्टीकरण का नाम नहीं दे सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए कि अगर समाज के विकास में कोई सेक्शन पीछे छूट गया है तो उसको स्पेशल दे करके, उसको कुछ ताकत दे करके उसको आगे लाने के लिए, सबके बराबर में लाने के लिए ये जरूरी, कोई भी पीछे न रहे। क्योंकि कांग्रेस मुसलमान तो करती रही लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट नहीं पढ़ती रही। कांग्रेस ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को कचरे के ढेर में डाल दिया और इस मुल्क को मुसलमानों को वोट बैंक बनाया और हमने उनको मुसलमानों को मुल्क की मुख्य धारा में ला करके मुसलमानों को भी कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। कांग्रेस में सिर्फ एक परिवार के लिए से शुरू हुए, परिवार पर खत्म, और हमारे लिए मुल्क ही परिवार है, देश ही परिवार है, हमारे श्वासों में राष्ट्र धड़कता है। दूसरी बात जो श्रीमान जानना चाहते हैं, अगर हमारा कोई नेता, कोई व्यक्ति किसी से मिलने चला गया तो इसमें कौन सा आफत आ गया? अगर कोई किसी से मिलने चला गया, कोई छूट तो नहीं है या उस पर कोई केस मुकदमे नहीं है या कोई अगर जैसे जा करके कौन सा, अगर आप चुनाव के दौरान घूम रहे होते हैं तो तमाम जगहों पर लोग जाते हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं कि हम मौलवियों को ही तनख्वाह देंगे, मौलवी को ही तनख्वाह देंगे, हम मस्जिदों को ही तनख्वाह देंगे, मौलवियों को ही देंगे, मौजिनों को ही देंगे, मस्जिदों में फ्री बिजली देंगे, तो वो अपीजमेंट है, वो गलत है, वो वोट का क्राइटेरिया। लेकिन अगर कोई चुनाव के दौरान घूमते घूमते कोई पीर फकीर मिल गया, कोई भी मिल गया, तो हम किसी से कोई दूरी थोड़ी रखते हैं। तुझमें राम, मुझमें राम, सब में राम समाया, राम का जगत में कोई नहीं पराया है। हम तो सबको अपने अलग किसी को मानते ही नहीं है। ठीक है आकाश मुनि जी, जल्दी से इसका जवाब सर। हाँ, क्या दिक्कत है मुलाकात में? धनंजय जी, आप थोड़ा सा 2015 का इलेक्शन फॉलो करें, मेरा रिक्वेस्ट है, हो सकता है आपसे मिस हो गई हो। ये घूमते घामते वाला मुलाकात नहीं था, वो मुसलमानों के वोट के लिए मुलाकात था। आप अपने बीजेपी दिल्ली में पता कर लीजिए, ठीक है? इसमें भी क्या नहीं तो आकाश मुनि जी, एक सेकंड, आकाश मुनि जी जा सकती है। आकाश मुनि जी, एक बात बताइएगा, सबको एक मुझे बात बताइएगा धनंजय जी, एक सेकंड, आकाश मुनि जी, अगर मनमोहन जी ये कहते थे कि पहला अधिकार मुसलमानों का होना चाहिए तो क्या, नहीं एक सेकंड धनंजय जी, अगर मुसलमानों का अधिकार संसाधनों पर पहले होना चाहिए, ये मनमोहन सिंह जी कहते थे, तो मुस्लिम वोट बैंक पर क्या अधिकार सिर्फ कांग्रेस का है या समाजवादी पार्टी का है या बीजेपी जाकर उनसे वोट भी नहीं मांग सकती है? बताइए, सिटीजन नहीं है क्या वो, सिर्फ वोट बैंक है आपकी नजर में? जैसे चंद्रमोहन जी ने बोला और बाकी लोगों ने भी बोला कि ना कि ऑपोजिशन के लिए पूरा भारत, 140 करोड़ का भारत, वो पूरा वोट बैंक। अरे तो उसमें मुस्लिम भी है ना सर, मुस्लिमों को लेकर हाय तौबा क्यों? कोई हाय तौबा नहीं। तो फिर मुलाकात करने चले गए, वोट मांगने चले गए, तो क्या समस्या? समस्या नहीं है, उठाया ना आपने। आपको योजनाओं के बारे में पता नहीं जो मोदी सरकार ने चलाई। चंद्रमोहन जी कहते हैं कि मनमोहन सिंह के स्टेटमेंट में मुसलमानों वाली बात थी ही नहीं, तो फिर बहस कैसे होगी सर? जब सोनिया गांधी जाती इमाम बुखारी के पास वोट के बारे में बात करने के लिए, तब वो तुष्टीकरण है, पर जब विजय गोयल जाते वो नहीं है। अरे तो बताइए ना, मुसलमानों के लिए यूपीए सरकार ने क्या काम किया? 2 लोग तो मुझे इसका जवाब नहीं दे पाए, आप दे दीजिए फिर। मैं बताता हूँ, बताइए मुझे 3 योजनाएं बताइए यूपीए सरकार में चलाई गई जो। 3 योजनाएं क्यों बताऊं? क्यों आप मेरा जनरल नॉलेज का टेस्ट मत लीजिए। अरे सर, जनरल नॉलेज का टेस्ट नहीं है। आपने कहा उन्होंने कहा कि मुस्लिमों का पहला अधिकार होना चाहिए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मनमोहन सिंह जी ऐसा सोचते थे, तो ऐसी कोई योजनाएं चलाई गई होंगी ना यूपीए काल में?
नहीं, मैं आपको पूछता हूँ सेक्शन 123 क्या है? पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के आप द्वारा नहीं समझ रहे सर, आप आप मेरा भाव समझिए। आप बताओ ना, आप इसको इस तरीके से मत लीजिए कि आपका जनरल नॉलेज का टेस्ट हो रहा है। सुनिए सर, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, सुनिए मेरी बात। मैंने आपसे ये पूछा, आप नहीं समझ रहे सर। सेक्शन 123 के मुताबिक जो आकाश मुनि जी, मोदी जी ने कहा, आकाश मुनि जी, मैं यहाँ पर आपके जनरल नॉलेज का टेस्ट नहीं ले रही हूँ। मैं मनमोहन सिंह के बयान के आधार पर यह जानना चाहती हूं कि यूपीए काल में मुस्लिमों के लिए कौन सी योजनाएं चलाई गई, अगर उनके हिसाब से संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिमों का होना चाहिए था। मेरा यह सवाल था। राकेश शुक्ला जी, आपके पास अगर इसकी जानकारी है तो सर उपलब्ध करा दीजिएगा, और यह मानिएगा कि मैं कोई जनरल नॉलेज टेस्ट ना आपका ले रही हूं, ना आकाश मुनि जी का, ना चंद्रमोहन जी का, ना धनंजय जी का, ना ही संजय जी मेरे साथ बैठे उनका। बोलिएगा सर। आती हूं फिर चंद्रमोहन जी आपके पास। पूर्णिमा जी, मोटी मोटी बात यह है कि केंद्र सरकार की तरफ से 2014 से लेकर 2018 के बीच में जो भी योजनाएं चलाई गई, वो योजनाएं सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग को ध्यान में रखते हुए चलाई गई। जैसे महिलाओं के लिए उन्होंने उज्ज्वला योजना लाए। उज्ज्वला योजना में उन्होंने कैटेगरी नहीं किया कि गरीब ब्राह्मण के लोगों को नहीं मिलेगा, मुसलमान को नहीं मिलेगा, दलित को नहीं मिलेगा। वो हमेशा ये देखा गया कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो पिछड़ा है उसको मिलना चाहिए। तो महिलाओं को उसमें उज्ज्वला योजना के तहत फ्री कनेक्शन दिया गया, गैस सिलेंडर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी ये प्रयास किया गया। यही मेरा राकेश जी कहने का मतलब था कि किसी भी योजना में ये नहीं देखा गया कि मुस्लिमों तक इसका लाभ ना पहुंचे। वही समान विकास और समान योजनाओं के लाभ की बात मैंने की। जल्दी से संजय जी एक 30 सेकंड्स का क्लोजिंग कमेंट आपसे ले पाऊंगी, फिर धनंजय जी आपको भी 30 सेकंड दे पाऊंगी। जल्दी। बिल्कुल पूर्णिमा जी, ये देखना होगा कि तुष्टिकरण कौन कर रहा है। जैसे आपने खुद गिनाया कि भारतीय जनता पार्टी ने 3-4 योजनाओं का अपने नाम लिया जो कि बीजेपी के लिए लेकर के आई, और बीजेपी मुसलमानों के लिए लेकर के आई, और फिर आप कहते हैं कि भाई मुसलमान नफरत। अभी मैंने दलितों और पिछड़ों का गिनाया नहीं है सर। बिल्कुल। अभी मैंने अल्पसंख्यकों का, महिलाओं का अभी मैंने गिनाया नहीं है। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि इनकी जितनी भी योजनाएं आई वो किस तरीके से इन्होंने उससे उस व्यक्तियों से वापस लिया, वही तो मैं कहना चाह रहा हूं यहाँ पे कि आप यदि किसी व्यक्ति को आप राशन फ्री देते हैं, आप 5 किलो या 4 किलो गेहूं देते हैं, यदि 100 रुपए का, नहीं एक एग्जांपल दे रहा हूं, यदि 100 रुपए का आप राशन देते हैं, लेकिन डीजल में, पेट्रोल में, दाल में, सब्जी में, घी में उसे 4 गुना ज्यादा वापिस ले लेते हैं। ये एक तरीके से देश को षड्यंत्र में फंसा करके भारतीय जनता पार्टी जुमला में फंसा करके देश को। धनंजय जी, चंद्रमोहन जी आपको भी फिर 30 सेकंड देते हैं। रिपीटेडली बताया कि जब 2004 से 14 के बीच में जो पेट्रोल के दाम थे 36 रुपए से 76 रुपए हुए, 118% बढ़ा। लेकिन जिसने अपना बर्तन ही उलट कर रख दिया हो उसमें कैसे जाएगा? प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा था कि सारी उम्र गाली यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहा। ये गूगल पर सब चीजें हैं। अगर पढ़ना लिखना नहीं आता तो गूगल खोल के सामने बैठा पर्सनल हो जा रहे हैं ना, इसलिए मैंने कहा इनसे पूछिए जब कच्चे तेल का दाम कम हुआ था तो क्या इन्होंने रेट कम किया था? ठीक है, आप सामने खोलिए गूगल में बैठा। कच्चे तेल का दाम जब कम हुआ था आपने कम किया था? सर समय चंद्रमोहन जी जल्दी से 30 सेकंड अंतिम आपके लिए सर। देखिए पूर्णिमा टंडन जी, जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि जैसे आपका नाम पूर्णिमा मिश्रा है और टंडन नहीं यार, आपको जोर से टंडन कहा जाए तो आपका बयान का मतलब मनमोहन सिंह जी के बयान के ऊपर अल्पसंख्यक का जोर नहीं था। उनका संविधान के दायरे के अंदर हर अनुसूचित जनजाति और जनजाति से लेके अल्पसंख्यक वर्ग के लिए था। जिस बयान को तोड़ मोड़ के पेश किया गया भाजपा को, और उस भाजपा की पार्टी जो 10 साल से सत्ता में रहने के बाद कमजोर नेतृत्व के कारण पहले चरण के अंदर हार रही है।